नमस्कार, स्वागत है आपका बियॉन्ड द ब्लैडर में, जहां विज्ञान मिलता है वास्तविक जीवन के अनुभवों से। ये ब्लैडर हेल्थ पर आधारित एक विशेष श्रृंखला है जिसे शुरू किया है इंटास फार्मास्यूटिकल्स ने, जो भारत की अग्रगणी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन अक्सर पहचान और इलाज से दूर रह जाती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी OAB आम भाषा में, जहाँ पर बार बार पेशाब आना, अचानक तेज पेशाब की इच्छा होना, रात में कई बार उठना या यूरिन लीकेज जैसी समस्याएं शुरुआत में सामान्य लगती हैं, लेकिन ये नींद, आत्मविश्वास, यात्रा, कामकाज और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर डालती हैं। अच्छी बात यह है कि OAB का प्रभावी इलाज संभव है और नई उपचार पद्धतियों तथा जागरूकता के साथ मरीजों की स्थिति में काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश तनेजा सर हैं, जो ब्लैडर डिसऑर्डर और फंक्शनल यूरोलॉजी के वरिष्ठ कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में वास्तव में क्या होता है और पब्लिक को कैसे समझना चाहिए? देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर वो स्थिति होती है जबकि ब्लैडर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सिग्नल भेजता है दिमाग में। तो जैसे हम और आप बैठे हुए हैं और हमारा ब्लैडर धीरे धीरे भर रहा है, लेकिन हमें इसका ज्ञान ही नहीं है। जब ये भर जाता है एक लेवल पर, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारा ब्लैडर भर गया है और हमें यूरिन पास करना चाहिए। उसको हम फर्स्ट सेंसेशन बोलते हैं या पहला सिग्नल जो ब्लैडर ब्रेन को देता है। वो लगभग 300-350 ml के आसपास होता है और फिर उसके बाद यानी कि 100 और आ जाए, यानी 450-500 पे आ जाए, तो ऐसा लगता है बस अब ढूंढें कहीं पे और हम यूरिन कर लें कोई ऐसी जगह पे, जैसे यूरिनल हुआ या सामाजिक कोई भी स्थिति हो ऐसी जगह पे, तो वहाँ जाके। लेकिन यदि 500 ml से भी ऊपर हो जाता है तो दर्द सा होना शुरू हो जाता है और कई लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और वो लीक कर जाता है। ये तो नॉर्मल स्थिति है, कोई भी समझ सकता है कि ब्लैडर फुल है बड़ी देर से और आप नहीं कंट्रोल कर पाए, वो अलग चीज़ है। पर ओवर एक्टिव ब्लैडर में सिग्नल जो है वो 150-200 पे भी शुरू हो जाता है। तो ब्लैडर फुल हुआ नहीं होता पूरा, फिर भी एक सिग्नल आता है और जो मरीज होता है उसको लगता है कि ब्लैडर खूब भरा हुआ है। और वही स्थिति जो आम आदमी के लिए 500-550 ml पे होती है, उनकी 150 या 200 ml पे हो जाती है। और ऐसे में यह होता है कि जैसे ही आप नज़दीक जाते हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए वॉशरूम में, तो वो आप करने से पहले, दरवाज़ा खोलने से पहले कुछ बूंदें टपक जाती है। ये एक स्थिति होती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि आप बैठे हुए हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं और सडनली एक स्पर्ट आता है और एकदम से ऐसा लगता है कि बस अब निकल जाएगा। तो आप एकाग्रचित होकर उसको कंट्रोल करने की चेष्टा करते हैं, टांगों को खींच लेते हैं, तो वो आपकी कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म से आप उसको रोक पाते हैं और थोड़ी देर बाद ये स्थिति फिर से सामान्य हो जाती है और आप अपना जो भी काम कर रहे हो वो चलता रहता है। इसका मतलब एक वेव आई ओवर एक्टिव ब्लैडर की, उसने जोर लगाया, आपको सिग्नल हुआ और वो इतना प्रेशर तेज था कि आपको सब काम छोड़ के उसको कंट्रोल करना पड़ा, लेकिन वो ब्लैडर फिर से मान गया और अगले आधे घंटे तक शायद वो दोबारा फायर न करे। तो ऐसे बहुत तरह के ओवर एक्टिव ब्लैडर होते हैं। मेनली अगर हम सब लोगों के लिए अगर हम जनरल बात करें, तो वो एक ब्लैडर जो बिना फुल हुए सिग्नल देता है और सिग्नल इतना स्ट्रांग होता है कि पेशेंट या तो भागता है वॉशरूम की तरफ या लीक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज़ और होती है, रात में आप सो रहे हैं, सडनली ब्लैडर फुल होता है, आप उठते हैं
और बिफोर यू कैन रीच द वॉशरूम वो लीक कर जाता है। तो बार बार यूरिन आना, रात में यूरिन आना, लीकेजेस हो जाना, ये सब ओवर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण हैं। डॉक्टर साहब, कई लोग इसे उम्र से जोड़ के देखते हैं और उनको लगता है कि अब हमारी उम्र बढ़ रही है, उसकी वजह से ऐसा हो गया, और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए, उनकी सलाह मशविरा करने के लिए नहीं पहुंच पाते। तो उनको ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्पेशली इन लेडीज क्या होता है कि जैसे लेडीज के लिए सबसे पहला जो फ़ोन कॉल होता है वो बड़ी बहन को जाता है, या बड़ी भाभी को जाता है, या सहेली को जाता है, या माँ को, या मौसी को, या बुआ को। तो लेडीज़ उनको ये कहती हैं कि देखो मेरे को यूरिन आया और मैं पहुँच नहीं पाई और निकल गया। तो दूसरी लेडी जो सीनियर होती है वो आमतौर पे ये कहती है ये तो आम चीज़ है और लेडीज़ को होता ही है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ये हमारे साथ भी होता है, हमारी माँ के साथ भी होता था, तो ये एक आम बात है। तो एक तो ये परिस्थिति हुई कि लेडीज़ को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और इसीलिए क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, जो आपसे 10 साल बड़ी हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो आम बात है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप परेशान ना हो और डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि एक्चुअली स्थिति ये है कि इस तरह की चीज़ आमतौर पे ट्रीटेबल होती है, इसका इलाज किया जा सकता है। दूसरा जो आपने एज रिलेटेड बोला, तो जो बुजुर्ग होते हैं उनकी सारी मसल्स वीक हो जाती हैं। तो पहले अगर एक आदमी 5 किलो का थैला उठा सकता था, तो एक उम्र के बाद वो 1 किलो का थैला उठा सकता है, क्योंकि उसकी मांसपेशी कमजोर हो जाती है। ऐसे ही उम्र के साथ जैसे ब्लैडर है, ब्लैडर में मैंने बताया 500 ग्राम यूरिन आता है तो वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो 350 ग्राम ब्लैडर को भी शायद उम्र के हिसाब से कंट्रोल न किया जा सके, इसके लिए ये भी एक प्रॉब्लम होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का इलाज है, और इलाज संभव है, लेकिन सही डॉक्टर के पास जाएं, उस डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास आपके लिए समय हो, आपकी कहानी सुन सके और फिर उसके ऊपर एक्शन ले सके। क्योंकि कहने को ओवर एक्टिव ब्लैडर एक चीज़ है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी तरह तरह की और चीज़ें होती हैं जिसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि इन समस्याओं के बारे में जाके खुल के बात करें और इसमें देरी ना करें, बिल्कुल, वरना ये परेशानी बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी केवल यूरिन की समस्या होती है या इसके साथ कुछ और परेशानियां जुड़ी हो सकती हैं? तो 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं जब आप ये सवाल पूछते हैं। एक तो ये कि एक तो हमने बताया कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में ब्लैडर सिग्नल भेज रहा है। ये भी मुमकिन है कि ब्रेन जहाँ पे सिग्नल आ रहा है और इंटरप्रेट हो रहा है, वो ब्रेन में ही कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाए जिसमें कि सिग्नल ऑटोमेटिकली फायर हो रहा है। जैसे कि कुछ उम्र के बाद, 70-80 साल की उम्र के बाद, ब्लैडर जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल मैकेनिज्म ही खराब हो जाए। स्पेशली जैसे डायबिटीज़ होती है, या डिमेंशिया होता है, या अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है, या कि स्ट्रोक होते हैं। कुछ तरह के स्ट्रोक होते हैं, जैसे एक हाथ खत्म हुआ या दूसरा हाथ खत्म हुआ या पैर खत्म हुए, लेकिन कुछ स्ट्रोक्स ऐसी जगह पे होते हैं जिसमें कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो जब ब्रेन में कंट्रोल वाला सिस्टम खराब होता है तो लैट्रिन का भी कंट्रोल खराब हो जाता है। तो यूरिन के साथ साथ लैट्रिन का भी कंट्रोल खराब हो जाता है। कुछ बीमारियां ब्लैडर की ऐसी होती हैं जिसमें कि ब्लैडर में घाव होता है। तो जैसे ही ब्लैडर अपनी कैपेसिटी नहीं पहुंच पाता, लेकिन पहले से भरता है, तुरंत वो सिग्नल देता है क्योंकि दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसको पेनफुल ब्लैडर बोलते हैं, या ब्लैडर पेन सिंड्रोम बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो उसकी जो अर्जेंसी होती है वो दर्द की वजह से होती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में जो अर्जेंसी होती है वो फियर ऑफ लीकेज, कि अगर मैं नहीं गया तो लीक हो जाएगा, तो वो ओवर एक्टिव की निशानी है। लेकिन पेनफुल ब्लैडर या ब्लैडर पेन सिंड्रोम में पेशेंट को डर होता है कि अगर मैं नहीं गया तो दर्द बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसीलिए किसी के पास भी आप जाएं, उसके पास आपके लिए समय होना चाहिए। आपकी कहानी का एक एक जो आप बताएंगे
उसको इंटरप्रेट करने की एक तो वो समय होना चाहिए, उतना समय आपको देना चाहिए। इसका मतलब डॉक्टर साहब जितनी महिलाएं हैं उनमें यूटीआई और ओवर एक्टिव ब्लैडर की वो गलतफहमी में ना रहे। ये दोनों चीजें हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं, तो किसी योग्य यूरोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी समस्या को बताना चाहिए। बिल्कुल। बट कुछ पुरुषों में उनको लगता है कि हमारा तो बीपीएच का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये बीपीएच का इलाज का इंतजार करते हैं या समझते हैं मेरा तो नॉर्मल है लेकिन सिम्टम्स कुछ ओएबी के होंगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो बीपीएच पुरुषों में होता है, इन्फेक्शन प्रायतः लेडीज में होता है, महिलाओं में होता है। तो इन्फेक्शन भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो इन्फेक्शन, पहली चीज तो यह है कि डॉक्टर लोग ये सोचते हैं कि कोई भी लेडी आई और उनको यूरिनरी सिम्टम्स हैं तो उनको इन्फेक्शन है। सिमिलरली अगर कोई पुरुष जाता है जिसके बाल सफ़ेद हैं और वो यूरिन की प्रॉब्लम बताता है तो सीधी सी बात है कि ये प्रोस्टेट की वजह से। बट ये एकदम ब्रॉड कैटेगरीज हैं। डॉक्टर के थॉट में यही आता है, लेडीज तो इन्फेक्शन, मेल्स तो बीपीएच, प्रोस्टेट। लेकिन प्रोस्टेट बढ़ के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रोस्टेट की वजह से रुकावट भी हो सकती है और फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, अर्जेंसी भी हो सकती है, रात में उठने की बार बार की ज़रूरत भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोस्टेट की वजह से होती हैं ये बिल्कुल ओवर एक्टिव ब्लैडर की तरह। तो एक योग्य यूरोलॉजिस्ट जिसके पास जो आपसे बात पूछेगा, उसको आप ढंग से बताएंगे कि क्या हो रहा है, वो आपकी जो समस्या है उसको सही से निदान करेगा और बताएगा कि ये प्रोस्टेट की वजह से कितना है और ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से। तो निदान के लिए डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने बताया आपका तो 40 वर्षों का अनुभव है और आपके मरीज एक बार आने के बाद फिर आपसे हट के नहीं जाते हैं, या तो ठीक होते हैं या दूसरों को बताते हैं। तो इन परिस्थितियों में निदान में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो महिला हो या पुरुष हो? तो निदान के लिए स्त्रियों के लिए सबसे पहले एक यूरिन टेस्ट होना चाहिए, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन होना चाहिए। आमतौर पे यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में पसल्स होते हैं या इन्फेक्शन आता है तो इन्फेक्शन का इलाज करना चाहिए। अगर यूरिन रूटीन में पसल नहीं है तो बिना बात के एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। दूसरा एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके ये देखना चाहिए क्या ब्लैडर खाली भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एक और परिस्थिति होती है, जैसे ब्लैडर है उसमें खाली नहीं हो रहा तो वो छलक रहा है, तो भरा हुआ है खाली ही नहीं हो रहा और छलक रहा है, वो भी ओवर एक्टिव ब्लैडर रहता है। तो मेन चीज दोनों पुरुषों और महिलाओं के लिए यूरिन टेस्ट, रूटीन टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड बहुत आवश्यक है। मेल्स में, पुरुषों में अल्ट्रासाउंड हमें प्रोस्टेट की स्थिति भी बताएगा कि बढ़ा हुआ है, क्या वो प्रोस्टेट ब्लैडर को तंग कर रहा है, ब्लैडर खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ब्लैडर इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि उसका प्रेशर जो है वो किडनीज पे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चलती है। और एक चीज़ पता चलती है जो पुरुषों के लिए खास है, उसको कहते हैं PSA, एक ब्लड टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन से हमको ये पता चलता है कि कोई कैंसर तो नहीं है, क्योंकि कैंसर ऑफ प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट की तरह ही बढ़ता है और वैसे ही सिम्टम्स देता है। तो ये टेस्ट बहुत आवश्यक होते हैं। तो स्त्रियों में यूरिन रूटीन और अल्ट्रासाउंड और पुरुषों में यूरिन रूटीन, अल्ट्रासाउंड एंड PSA। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने सरलीकरण से दोनों महिलाओं और पुरुषों के लिए बताया कि उन्हें कैसे जाना चाहिए और क्या क्या टेस्ट की ज़रूरत होती है। क्या डॉक्टर साहब इसमें कुछ लाइफ स्टाइल चेंज और मॉड्यूलेशन से भी कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क, और अगर है तो आपका क्या सलाह है उन लोगों के लिए जो दर्शक हैं? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो यूरिन जो है वो बेसिकली एसिडिक मीडियम होता है। तो यदि आप ऐसे कोई पदार्थ इस्तेमाल करते हैं जिसमें तेजाब की मात्रा अधिक होती है तो यूरिन में आके वो एक्सेंचुएट हो जाता है।
तो फॉर एग्जांपल हमारे पास काली मिर्च है या काला नमक है या तीखी चीज़ें हैं, मसाले हैं, अचार पापड़ वगैरह है, नींबू है, लौंग, दालचीनी, ये सब एसिडिक स्पाइसेस हैं और ये सब यूरिन में आके एक्सेंचुएट हो जाते हैं। और ब्लैडर जो है उसका काम है यूरिन को स्टोर करना। यदि उसमें तेजाब की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो तड़प जाएगा और वो तड़प के सिग्नल देगा कि हमको खाली करो। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। कुछ लोग मुंह में लौंग डाल के रखते हैं, कुछ लोग जिंजर टी जो अदरक वाली चाय पीते हैं, मसाला चाय पीते हैं। तो इस तरह के लोगों में ब्लैडर जो है वो फाइनली वो जो है वो जख्मी हो जाता है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की तरह आता है। तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ महिलाएं आती हैं, तो उनसे पूछो तो वो कहती हैं कि पिछले 6 महीने से मैं यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो उनसे पूछिए 6 महीने से आपने क्या करना शुरू किया, तो वो बोलती हैं कि हमने ग्रीन टी, हरी चाय शुरू करनी है। तो कितना पीते हैं आप, तो बोले हम 3 या 4 कप पी लेते हैं। बोले 3-4 कप क्यों पीते हैं, किसने कहा? तो बोले नहीं, मेरी एक सहेली थी, वो 1 कप पीती थी तो उसकी 2 किलो वजन कम हुआ 1 महीने में, तो मैं 8 किलो वजन कम करना चाहती हूँ तो मैं 4 कप पी लेती हूँ। तो उनकी तो नीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो 4 कप ग्रीन टी हमारा ब्लैडर नहीं झेल पाता, ये समझना आवश्यक। तो इस तरह से जब कोविड हुआ तो लोग काढ़ा पीना शुरू कर दिया, जिससे तो वो बहुत तेज काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक और पता नहीं क्या क्या चीजें भर के। हाँ। तो वो सारी चीजें ठीक है, एक दवाई की तरह तो बिल्कुल ठीक है, पर रोजाना इस्तेमाल की जाएगा तो कहीं ना कहीं तो नुकसान करेंगे और इस बार वो ब्लैडर को नुकसान करेगा। इसका मतलब बिना अज्ञानता में किसी भी सुनी बातों को अपने प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए, खासकर ज्यादा चाय कॉफी या मसाले से अवॉइड करें। मरीजों को कब दवाई की जरूरत होती है, जहाँ पे उनको औरों की न सुन के एक डॉक्टर्स की सलाह के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, लाइफस्टाइल चेंज तो बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम सुबह उठ के 2 लीटर पानी पी जाते हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया कि पानी पीना अच्छा होता है। तो हर चीज अच्छी तो होती है, लेकिन कितना अच्छा होता है एक लिमिट होनी चाहिए। तो जब आप अपने सिस्टम को स्ट्रेस करते हैं, जो कि आपको 1 गिलास पानी पीना है या 2 गिलास और आप 2 लीटर पी लें, तो आपके सिस्टम पे स्ट्रेस तो पड़ेगा ही। तो आपको लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, कैफीन को कम करना है, मसालों को कम करना है, चाय कॉफ़ी भी बहुत बड़ा इरिटेंट होता है, वो सब करना, ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद रोल आता है दवाई। अगर ये नहीं किया आपने और आपने दवाई दे दी, तो आपकी दवाई का नाम खराब होगा, आपका नाम खराब होगा, दवाई बनाने वाली कंपनी का नाम खराब होगा, डीलर का नाम खराब होगा, सबका नाम खराब होगा कि ये दवाई तो काम ही नहीं करेगी। तो लाइफस्टाइल पे जो मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ इतना, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं लाइफस्टाइल पे स्ट्रेस नहीं दूँ और दवाई दूँ तो वो कामयाब नहीं है। सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है, बिल्कुल, जो अनवांटेड डंपिंग करी है तो कहीं ना कहीं से तो उसके बाद वंस यू आर कन्विंस्ड कि लाइफस्टाइल हैज बीन मॉडिफाइड, तब दवाई देने की आवश्यकता होती है। कुछ दवाइयाँ हैं जो इतने सालों से हम देख रहे हैं, पिछले 50 साल में इतनी सारी नई नई दवाइयाँ आई हैं, हर 10-15 साल में एक नई दवाई आती है और पिछली वाली से बेहतर होकर आती है। तो हर दवा जो हम देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। किसी को कोई दवाई सूट करती है, किसी को दूसरी दवाई सूट करती है। ये नहीं होता कि एक ही आदमी को एक ही दवाई दी, 2 आदमी को तो एक साइड इफेक्ट हुआ, दूसरे को वही साइड इफेक्ट हुआ, बिल्कुल। तो वो अलग आदमी को अलग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोग दवाइयाँ बहुत अच्छी टॉलरेट करते हैं, कुछ लोग नहीं। डॉक्टर साहब, कुछ दवाइयाँ जैसे कि लेटेस्ट मीरावेगॉन तो पुरानी कुछ थेरेपीज थी, तो इनका क्या रोल आपको दिख रहा है अगर एक मेडिसिन के तौर पे? देखिए, हमारे पास जो क्लास ऑफ ड्रग्स आती है, हम अगर फार्माकोलॉजी की बात करें तो हमारी 2 तरह की बेसिक दवाइयाँ हैं जो ओवर एक्टिव ब्लैडर में काम करती हैं। एक होती है एंटीकोलिनर्जिक्स, जिससे मुंह सूखता है या आइज भी ड्राई हो सकती है, और अगर बुजुर्गों को दिया जाए तो उनके जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है।
लेकिन वो इफेक्टिव बहुत होती है। वो कैसे इफेक्ट करती है कि ब्लैडर, जैसा मैंने कहा, सिग्नल भेज रहा है और वो ब्लैडर का प्रेशर बढ़ा देता है ताकि ब्लैडर पुश कर दे। तो ये दवाइयाँ ब्लैडर को पुश करने से रोकती हैं, तो वो एंटीकोलिनर्जिक्स हो गई। लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और किसी को कम, किसी को ज़्यादा, और बुजुर्गों को देने से हम कतराते हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स जो हैं उसमें एक चीज़ होती है बड़ी डेंजरस, जो कि वो भूल जाते हैं। कई बार ऐसा पाया गया कि बुजुर्ग सड़क पे खड़े हैं, उनको पता ही नहीं उन्होंने कहाँ जाना है, उनका घर कहाँ है, उनका अपना नाम भूल जाता है, बच्चों का नाम भूल जाता है। ये इन दवाइयों की साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो आपने नाम लिया मीराबेग्रॉन जो है वो प्राइमरली एक कार्डियोवैस्कुलर ड्रग है, जो M3 जो रिसेप्टर्स हैं जो कि हार्ट में भी होते हैं, उस पर भी असर करती है। लेकिन वो एक्चुअली स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए इनिशियली बनी थी कार्डियोवैस्कुलर पे, लेकिन वी रियलाइज कि वो ब्लैडर पे ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो मीराबेग्रॉन का दो बहुत साफ फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि जब आप एंटीकोलिनर्जिक देते हैं तो ब्लैडर पैरालाइज हो सकता है, लेकिन मीराबेग्रॉन से ब्लैडर का पैरालिसिस नहीं। तो ये डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, क्योंकि अगर ब्लैडर पैरालाइज हो गया तो आपको नली डालनी पड़ेगी। एक इमरजेंसी हो गई, आप यूरिन ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप इमरजेंसी जा रहे हैं और नली डालनी पड़ रही है। मीराबेग्रॉन के साथ संभव तो है थ्योरेटिकली, लेकिन वो बहुत हाई डोज पे ऐसा हो सकता है। और दूसरा ये कि वो ब्लैडर को रिलैक्स करती है बिना उसको पैरालाइज किए। दूसरा, जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की बात है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, दिमाग पे जो एंटीकोलिनर्जिक्स का साइड इफेक्ट है, वो मीराबेग्रॉन का उससे काफी हद तक ये सेफ्टी। लेकिन सर आपने जैसा बताया कि चूंकि ये हार्ट के कुछ मसल्स पे काम करती है, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना उचित सलाह के यूरोलॉजिस्ट के कोई भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मुद्दा है, अगर क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स, इनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनकी दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाइयों के साथ इसका कोई ऐसी तो नहीं कि अगर हम दें और इससे अगर हार्ट बीट तेज हो जाए तो पेशेंट को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो वो समझ के ही डॉक्टर एडवाइस करते हैं, इसीलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप कोई भी मेडिसिन सेफ नहीं है। और जहाँ तक पुरानी एंटीकोलिनर्जिक थी तो वो भूलने की समस्याएं और उससे इसमें बचत हो गई। पिछले कुछ वर्षों में सर उपचार में और कुछ नया आयाम जुड़ा है, या सर्जरी का भी एक इसमें कोई अहम रोल है, खासकर मेडिसिन और इसके बीच में आप इसमें कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम ब्लैडर को पैरालाइज करने के लिए या उनकी कुछ नर्व्स को पार्टली पैरालाइज करने के लिए बोटॉक्स लगा सकते हैं। तो ब्लैडर के अंदर हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसको करने के लिए हमको पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और ऑपरेशन थिएटर में ले जाके पेशाब की रास्ते के जरिए दूरबीन डाली जाती है, जिसको सिस्टोस्कोपी कहते हैं। तो सिस्टोस्कोपी करके ब्लैडर के अंदर बोटॉक्स इंजेक्ट किया जाता है। तो ब्लैडर जो इतना जोर मार रहा है उसका जोर कम हो जाता है और वो बहुत कैपेशियस हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब वो उतना तंग नहीं करता आदमी को कि चलो जल्दी से जाके वॉशरूम में जाओ। इट इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, लेकिन वो बड़े सिलेक्टेड लोगों में यूज़ करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग के डिसीजन टू डू इट। वंस एक बार आप फैसला कर लें कि इस मरीज को इसका फायदा होगा, तभी आप यूज़ करें, क्योंकि उसके हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरा एक होता है सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन। तो नर्व्स जो स्पाइन से ब्लैडर की तरफ जा रही हैं, तो आपको उन नर्व्स को मॉड्यूलेट करना है। तो सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन करके एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि कमर के निचले हिस्से में एक नर्व को इलेक्ट्रोड के जरिए स्टिमुलेट करती है। तो वो एक चीज़ है जो कि बहुत लोगों को बहुत फायदा देती है। तो जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर या जो तो नई थेरेपीज कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन ज़रूरत जहाँ पे हो एक आप जैसे वरिष्ठ एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। लोगों को अपने आप नहीं तय करना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक है।
बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जिसको आप सेक्रेल न्यूरोमॉड्यूलेशन दे रहे हो उसको आप बोटॉक्स नहीं देंगे, और जिसको बोटॉक्स देंगे उसको सेक्रेल न्यूरोमॉड्यूलेशन, ये कौन फैसला करेगा? ये हमारा एक्सपीरियंस फैसला करेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जस्ट बिकॉज वो नई टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा कॉस्टली है तो क्या हमको वी शुड जंप टू समथिंग न्यू, तो वो हमको सोच समझ के फैसला देना पड़ता है। क्योंकि दोनों की विधा आपने बताया अलग अलग है, एक जगह आप पार्सली पैरालाइज करते हैं, दूसरी तरफ एक तरफ एक्टिवेट करते हैं। बीपीएच और ओएबी में सर कुछ ओवरलैपिंग कंडीशंस हैं, लोगों को इसके बारे में क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं? बिल्कुल, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है और वो आप तक पहुंचते हैं, तो ऐसे में आपकी क्या सलाह है ऐसे लोगों के लिए? देखिए, जो बीपीएच है, बीपीएच का मतलब होता है प्रोस्टेट, एक ऑर्गन होता है जो पुरुषों की पेशाब की थैली के नीचे होता है और उसी के थ्रू पेशाब जाता है। उम्र के साथ उसका साइज बढ़ता है और जब वो बढ़ता है तो वो पेशाब के रास्ते को रोकने की चेष्टा करता है। जब वो पेशाब के रास्ते को रोकने की चेष्टा करता है तो वो ब्लैडर को इरिटेट भी करता है, क्योंकि ब्लैडर फ्री ऑर्गन होना चाहिए, उसको पुश करे तो यूरिन बाहर निकलना चाहिए, पर आगे वो रुकावट करता है तो ब्लैडर इरिटेट हो जाता है। जब ब्लैडर इरिटेट होता है तो वो ओवर एक्टिव ब्लैडर की तरह बिहेव करता है। तो ये यूरोलॉजिस्ट का काम है ये डिसाइड करना कि ये जो ओवर एक्टिविटी हो रही है ब्लैडर की, जिसका मतलब है कि रात में 1-1 घंटे में जा रहे हैं, दिन में 2-2 घंटे में जा रहे हैं और जाते हैं तो वहाँ यूरिन आता नहीं है, आप खड़े हैं थोड़ी देर और फिर थोड़ा सा आ जाता है और फिर समय लगता है और फिर ऐसा लगता है कि अभी पूरा हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की तरफ इंडिकेट करती हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर भी है और प्रोस्टेट भी एनलार्ज हुआ, तो आप प्रोस्टेट का इलाज करें तो 50% में ओवर एक्टिव ब्लैडर सेटल हो जाएगा दवाइयों से। अगर कुछ रेजिडुअल प्रॉब्लम रहता है तो हम चाहे मीराबेग्लोन या कोई माइल्ड एंटीकोलिनर्जिक माइल्डर डोज ऐड कर दें तो सिम्टम्स सेटल हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि ऐसी परेशानियों से जूझते ना रहें। बिल्कुल, दर्शक आगे बढ़ें और योग्य यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं जिनका तजुर्बा है, जिनका दस्तों का अनुभव है, और कोई जरूरी नहीं कि कुछ नया आया है वही बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि ये विधाएं एक एक्सपर्ट ही तय कर सकते हैं क्या होगा। तो सर, भविष्य में ओएबी के बारे में आपको कैसा दिख रहा है कि आज की पॉपुलेशन कितनी वोकल हो गई है? वो जो शर्म के साथ घर बैठे सफर करते थे उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, और जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उनको क्या करना चाहिए? क्या वो इस टैबू से बाहर निकलें और आकर एक नई जिंदगी के लिए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें किसको पता होनी चाहिए? तो हमारा एम जो है, जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, हमारा एम ये होता है कि रिसर्च का वो वाला हिस्सा हम पब्लिक को बताएं। तो एजुकेशन ऑफ द मासेस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो क्या था कि आज से कोई 30 साल पहले हमारे डॉक्टर्स जो थे, एमबीबीएस डॉक्टर्स, वो भी कहते थे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है 30-40 साल पहले, क्योंकि लिमिटेड दवाइयाँ होती थी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, तो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से लोग दवाइयाँ नहीं लेते थे। तो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स एमबीबीएस लेवल के होते थे, जो फैमिली फिजिशियंस होते थे, वो भी इस विषय में डिस्करेज करते थे कि नहीं, यू लिव लाइक दिस, ऐसे ही आप जिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम सबको एजुकेट करें। तो हम 3 लेवल पे एजुकेट करते हैं। एक, हम एजुकेट करते हैं फैमिली फिजिशियन के लेवल पे, तो उनको हम बताते हैं थ्रू आवर CMEs, कोई नई दवाई आती है तो हम उनको बताते हैं इस तरह से। दूसरा, हमारे फेलो कंसल्टेंट्स जैसे MD मेडिसिन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, सबके पास कैसे मरीज जाते हैं, तो उनके लिए हम कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज करते हैं। और तीसरा, पब्लिक मासेस के लिए, क्योंकि मासेस को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 prongs ऑफ एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
तो मासेस को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आजकल हमारे पास ये मीडिया है जिसमें हम जा सकते हैं, पब्लिक डोमेन पे बहुत सारा कंटेंट है। उसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जैसे पब्लिक वॉशरूम्स हैं, जैसे बस स्टैंड हुए या कहीं पे भी, वहाँ पे छोटे छोटे स्टिकर लगा दें कि अगर आपको प्रॉब्लम है यूरिन की तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट से आप घर ना बैठे, बस इतना सा। आप किसी डॉक्टर की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, आप किसी दवाई की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे। तो जैसे वो बाथरूम, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ जो वॉशरूम्स हैं या ऑफिसेज हैं, उसके पीछे, दरवाजे के पीछे एक वो लगा दिया जाए स्टिकर, तो आने जाने वाले लोग उसको पढ़ेंगे और जिसको आवश्यकता होगी वो ढूंढेगा, क्योंकि आजकल सब चीज़ नेट पे अवेलेबल है। बट जागरूक करना, किसी को स्टिमुलेट तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस उनमें इस प्रकार के लेक्चर्स होने चाहिए, क्योंकि वो सब जो उस उम्र के होते हैं वो किसको बात करें, क्योंकि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो बिजी होती है अपने अपने प्रोफेशनल काम में, तो वो किसी को बता नहीं पाते। उनकी जो नॉलेज होती है वो लिमिटेड होती है और अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सेस टू दिस सोशल मीडिया इज नॉट परहैप्स एज ग्रेट बिकॉज दे डोंट नो कि कितना यूज करना है। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में हो सकते हैं, कॉर्पोरेट मेडिकल टॉक्स हो सकती हैं, जो HR हैं जिनकी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनके 200-300 लोग हैं अपने स्टाफ, एक ही ऑफिस में, तो वहाँ पे HR कैन ऑर्गेनाइज स्मॉल टॉक्स once in a month or something, which is, it doesn't cost much because all the doctors are very much willing to go and speak. So education of masses is extremely essential, and once that is achieved, then क्या होता है कि पेशेंट खुद जाके डॉक्टर को कहेगा कि मेरे को ये बीमारी है, मेरा इलाज करो। तो हम उस स्टेज तक एजुकेट करना चाहते हैं पब्लिक को। क्योंकि 140 करोड़ आबादी और कुछ यूरोलॉजिस्ट तक वो या तो पहुंच नहीं है या उनको पता नहीं है, तो उन डॉक्टर्स तक अगर ये मास अवेयरनेस पहुंचती है, जो फैमिली फिजिशियंस हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके एल्डरली पेशेंट्स को मार्केट कंडीशन में, तो वो जरूर एक यूरोलॉजिस्ट तक पहुँचें इस संवाद के बाद और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और ये भी है सर कि अभी एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, तो हॉस्पिटल्स तक घर बैठ के ही अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो सर आम पब्लिक और जो डॉक्टर फैटर्निटी है, यंगर ग्रुप है, आपका तो सर 40 वर्षों से ज़्यादा का तजुर्बा है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बताते हैं शायद हरियाणा पंजाब के उस 9th डिकेड में 1990s में कि कई ऐसे एक्सीडेंट्स हुए जिसको आपने ट्रीट किया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ये अवेयरनेस है और सही जगह पहुंचने पे शायद एक अच्छा भविष्य लोगों को मिल सकता है और कोई भी से जीत हो सकती है। तो आपकी तरफ से सर एक फाइनल वर्ड इन मरीजों के लिए या उनके तीमारदारों के लिए या उन डॉक्टर्स के लिए जो ये समझ के और आगे उनकी क्या जिम्मेदारी है। जहाँ तक हम लोगों का है सर, कोशिशें होनी चाहिए, प्रयास की ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस पब्लिक प्लेसेस पे पहुँचाई जाए। कोई भी यूरिन रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज है तो वो यूरोलॉजिस्ट तक पहुँचाए। नहीं, आपने ये जो आज एफर्ट किया और इस बातचीत को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और डिसेमिनेट करेंगे, एक बहुत बड़ा एफर्ट है और ये एक्चुअली इट इज़ लाइक अ सोशल सर्विस, क्योंकि आई नो कि इससे किसी को भी डायरेक्टली कोई ऐसा फाइनेंशियल गेन नहीं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन, जैसा मैंने कहा, इज पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर प्रोफेशन। हमारा प्रोफेशन यूनिक है, हमें केवल दवाई नहीं लिखना होता। हमारे पास मरीज आता है तो हम उसको 10 चीज़ें और बताते हैं कि आप ऐसे ना खाओ, ये ना पहनो, ये ऐसा ना करो, क्योंकि हम एज ए गार्जियन मरीज को देखते हैं तो वो सुनते भी हैं। कितनी बार आके लोग बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसको आप बोलिए ऐसा ना करो, तो क्योंकि आपकी बात सुन लेगा। तो थोड़ा बहुत जो हमारा रिलेशनशिप है, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, वो ज़रूर काम आता है कहीं ना कहीं। और ये जो आपने आज पॉडकास्ट किया, ये रिकॉर्डिंग की, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जो है वो केवल दवा नहीं लिखते, वो आपको हर तरह से समझा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जिससे कि आपके यूरिनरी ब्लैडर को ठीक से हेल्दी रखा जा सके। तो दवाइयाँ केवल एक हिस्सा हैं इलाज का,
इलाज के बहुत सारे फैसेट्स हैं जो हमने इसमें बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरिन की कोई भी समस्या हो जिसमें आपको लगता है कि वो ओवर एक्टिव है या लीक हो जाता है या कोई और समस्या है, तो सब चीज़ का इलाज संभव है आज की तारीख में। तो घर बैठने का कोई मतलब नहीं है, उसको सहन करने का कोई मतलब नहीं है। आपको केवल एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है और वो आपकी डायग्नोसिस बनाएगा, निदान करेगा आपकी प्रॉब्लम का, और फिर एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी करेगा, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारी ट्रीटमेंट रेंज है फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर। धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया कि एक तो वोकल होना पड़ेगा अपनी समस्याओं के प्रति, दूसरा जो डेवलपमेंट है, मेडिकल साइंस इवर चेंजिंग, इवर डायनेमिक फील्ड है। आपने बहुत सारी नई विधाओं के बारे में पब्लिक के लिए आज इंफॉर्मेशन दिया। आई थिंक लोगों को इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एक आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन अगर ब्लैडर इरिटेटिव है या वो लीकेज कर रहा है या वो रात में 10 बार उठना पड़ता है, तो पूरा दिन खराब होता है और सामाजिक एक स्टेटस उनको बड़ा टैबू में रहना पड़ता है कि मैं पब्लिक फेस करूं या मैं बाहर जा सकता हूं तो नहीं जा सकता हूं। एक तरह से जिंदगी एकदम अंधेरी कोठरी की तरफ चली जाती है। तो इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और जहाँ तक हो सके सारे दर्शकों को कि इस पूरी जानकारी के बारे में डॉक्टर साहब के प्रति समर्पित रहें। ये आपके फायदे और आपके एक नई जिंदगी, एक इज्जत के साथ जिंदगी और एक अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिंदगी के लिए शुरुआत है। तो आप एक यूरोलॉजिस्ट से मिलें, और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके समय के लिए। थैंक यू। और आई थिंक जितने लोग हो सके वो इसका फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। वेरी मच सर। थैंक यू।